बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो पूरा जो प्रोसेस है वो जिस सिग्नलिंग पाथ पे बेस्ड है वो जो है वो उसका नाम है नर्व इम्पल्स। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जो अपना मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, और जिसके ज़रिए न्यूरॉन्स नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं या उस सिग्नलिंग को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो लेट्स स्टार्ट नर्व इम्पल्स। हम पहले ये देखते हैं कि नर्व इम्पल्स बेसिकली है क्या। याद रखें कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, अब मैं यहाँ पे पहले एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, उसके बाद आपको मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज़ द न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है, और न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ उसके अक्रॉस एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मौजूद होता है, और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये ट्रैवल करता है। अब नाउ यू कैन सी दैट कि ये जो मैं एक जंपिंग शो कर रहा हूँ वेव की, ये जो एक जंपिंग वेव है इन केस ऑफ दिस न्यूरॉन, ये बेसिकली एक नर्व इम्पल्स है। अब नर्व इम्पल्स है क्या? नर्व इम्पल्स जो है इसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की एक वेव होती है विच ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम इट्स वन एंड टू अनदर एंड। यानी यू कैन सी दैट कि इस न्यूरॉन में एक एंड से, यानी यहाँ से एक जो है वो इम्पल्स क्रिएट होती है, और वो इम्पल्स एक एंड से होती हुई दूसरे एंड तक ट्रैवल करती है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल वेव को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। सो जो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ मैसेज शिफ्ट करते हैं, मैसेज कंडक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग। अब याद रखें कि जो न्यूरॉन्स होते हैं इसकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयंस दो किस्म के होते हैं, सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस। दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट आयंस जो कि इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। इन आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो क्रिएट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, और उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम नाम देते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जब न्यूरॉन इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहे होते, यानी व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट एक्साइटेड, व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग द नर्व इम्पल्स, उस वक्त उस न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या उसे हम RMP कहते हैं। और जब एक न्यूरॉन इम्पल्स कंडक्ट करना शुरू कर देता है या उससे इम्पल्स कंडक्ट हो रही होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम वन बाय वन इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स को देखते हैं कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह अचीव होते हैं, यानी न्यूरॉन्स में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं कि उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाता है, और फिर ऐसे क्या चेंजेस आते हैं कि उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम एब्रीवेट करते हैं आरएमपी में। और जब याद रखें कि न्यूरॉन नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता, एट दैट टाइम उस न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। और न्यूरॉन की इस स्टेट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट, व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस दौरान जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होता है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है -70 मिलीवोल्ट और -0.07 वोल्ट। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना कम होता है कि इसके ऊपर इंपल्स कंडक्ट नहीं हो सकती, देयरफॉर इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसकी ये स्टेट होती है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। ये जो है ये मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की। तो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होगी। ये तो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इनसाइड ऑलवेज इट इज इन हायर कंसंट्रेशन, या ज्यादा क्वांटिटी में होता है नेगेटिव चार्ज, लेकिन बाहर भी नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। लेकिन याद रखें कि ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो आउटसाइड है इट बिकम मोर पॉजिटिवली चार्ज देन इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन की नर्व इंपल्स की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन भी है कि ये वो स्टेट होती है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की जिसमें outside the membrane of the neuron is more positively charged than its inner side। तो इस वक्त जो सिचुएशन जनरेट होती है ये जब आउटसाइड मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होता है, चार्ज मोर पॉजिटिव होता है और अंदर जो है वो लेस पॉजिटिव चार्ज होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड, तो उस वक्त आई हैव टोल्ड कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होता है वो -0.07 वोल्ट या जो है वो -70 मिलीवोल्ट क्रिएट होता है। और इस वोल्टेज पे जो है वो न्यूरॉन इंपल्स कंडक्ट नहीं करता और उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम देखते हैं कि ये जो है प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है, कैसे पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा कंसंट्रेट होता है एज कंपेयर टू इनसाइड। तो here I have diagram of the membrane of neuron। ये जो है ये membrane of neuron है जिसमें here it is sodium gates जो कि सोडियम आयंस की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। here it is सोडियम पोटेशियम पंप, ये सोडियम और पोटेशियम आयंस जो होते हैं उनकी मूवमेंट को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए होता है। एंड दिस इज फॉर पोटेशियम चैनल जो पोटेशियम आयंस की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है एज कंपेयर टू इनसाइड। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो है आपके पास एक मेम्ब्रेन का पार्ट है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, और ये जो पोर्शन है ये दिस इज द आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की आउटसाइड है ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, और ये जो है ये इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन की आउटर साइड है दिस वन, एंड दिस वन इज इनर साइड। अब जो सोडियम आयंस होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज इन दिस पोजीशन, इन दिस कंडीशन के जो सोडियम आयंस होते हैं ये आउटसाइड ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एज कंपेयर टू इनसाइड। ये 10 टाइम्स, दे आर 10 टाइम्स
higher in concentration than as compared to inside of the neuron। ठीक है, यानी न्यूरॉन के अंदर मेम्ब्रेन की जो इनर साइड है उसमें जो सोडियम है वो 10 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू आउटसाइड। यानी अगर यहाँ 3 सोडियम आइंस हैं तो यहाँ 30 होंगे। तो सोडियम आइंस जो होते हैं दे आर मोर इन कंसंट्रेशन एट आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन देन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सिमिलरली जो पोटेशियम आइंस हैं उनकी कंसंट्रेशन भी कुछ इस तरह है कि पोटेशियम आइंस जो हैं दीज आर 30 टाइम्स इन हायर कंसंट्रेशन इनसाइड देन आउटसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। यहां पर आप देखें तो ये 30 टाइम्स हायर कंसंट्रेशन में है पोटेशियम आयन इनसाइड, और बाहर पोटेशियम आयन जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में है और लेस कंसंट्रेशन में है। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि जो सोडियम आयंस हैं वो बाहर 10 टाइम्स ज्यादा होते हैं मेम्ब्रेन के एज कंपेयर टू इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, और जो पोटेशियम आयंस होते हैं ये इनसाइड 30 टाइम्स हायर कंसंट्रेशन में होते हैं एज कंपेयर टू आउटर साइड। वेयर एज जो नेगेटिव चार्ज है वो स्लाइटली हायर होता है इनसाइड देन आउटसाइड। नेगेटिव चार्ज जो होता है दैट इज मेंटेन्ड बाय सम प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, आरएनए और डीएनए। ये ज्यादातर जो है नेगेटिव आयंस को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहां से 3 सोडियम आइंस फ्रॉम इनसाइड, 3 सोडियम आइंस जो हैं वो इस सोडियम पंप से थ्रोन आउट होते हैं बाहर, और इसके बदले में जो 2 पोटेशियम आइंस होते हैं दे मूव इनसाइड बाय द पोटेशियम पंप। तो अगर हम देखें तो इस कंडीशन में ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये इस वक्त एक्टिवेट होता है और ये 3 सोडियम आइंस को बाहर थ्रो करता है और 2 पोटेशियम आइंस को अंदर की तरफ लेकर आता है। इस केस में इन दोनों आइंस की जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी ये लो से हाई की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है, और सिमिलरली पोटेशियम जो है वो भी लो से हाई की तरफ आ रहे हैं क्योंकि पोटेशियम अंदर ज्यादा है। तो इन दिस केस सोडियम भी जो है वो भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है और पोटेशियम जो है वो भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। तो याद रखें कि जब भी अक्रॉस द मेम्ब्रेन आयंस की मूवमेंट्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है तो वो मूवमेंट जो होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उस ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूटिलाइज होता है। एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो यूज होता है क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही होती है। तो यहां पर एटीपी यूज होता है जब सोडियम आयन 3 बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। अब जब 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं तो हियर इट इज पोटेशियम चैनल। तो थ्रू दिस पोटेशियम चैनल जो पोटेशियम आयंस हैं दे लीक्ड आउट अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां से पोटेशियम आयन काफी ज्यादा क्वांटिटी में लीक आउट हो जाते हैं। यानी यूं समझें कि अगर 2 पोटेशियम इनवर्ड मूव हुए थे तो कई ज्यादा पोटेशियम जो हैं दे विल लीक्ड आउट टू द आउटसाइड, जबकि दूसरी तरफ जब पोटेशियम आयन 2 अंदर आ रहे थे तो 3 सोडियम बाहर जा रहे थे। यानी यहां पर भी सोडियम आयंस जो हैं वो यूनिट 1 चार्ज ज्यादा बाहर की तरफ जा रहे हैं और पोटेशियम आयन जो अंदर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वो कम है। ये 3 बाहर जा रहे हैं तो वो 2 अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो जो 2 अंदर आए थे उनकी वजह से बहुत ज्यादा पोटेशियम आयन जो है
वो बाहर चले जाते हैं। सोडियम आयंस ऑलरेडी बाहर होते हैं। सोडियम गेट्स जो होते हैं, सोडियम चैनल्स, ये इस दौरान क्लोज होते हैं। दीज आर क्लोज्ड एट दिस टाइम, दे आर नॉट वर्किंग। सो सोडियम आयन बाहर तो जा रहा होता है, लेकिन सोडियम आयन इनवर्ड मूव नहीं कर रहा होता। तो अल्टीमेटली सोडियम आयन भी ज्यादा कंसंट्रेशन में बाहर जाते हैं, और जो पोटेशियम आयन अंदर आए थे वो भी ज्यादा कंसंट्रेशन में बाहर चले जाते हैं थ्रू दीज पोटेशियम चैनल्स। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस बाहर की तरफ जो है वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा कंसंट्रेट कर जाता है, क्योंकि सोडियम आयन जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है और पोटेशियम आयन जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब पॉजिटिव आयन बाहर ज्यादा कंसंट्रेट हो जाए एज कंपेयर टू इनसाइड, तो फिर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होता है दैट इज -70 मिलीवोल्ट, और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना कम होता है कि इस पे इंपल्स कंडक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल नॉट नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, एंड देयरफॉर हम इसको बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि इस पे न्यूरॉन इंपल्स कंडक्ट नहीं कर पा रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आई होप सो कि आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। जी, तो अब हम ये देखते हैं कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब न्यूरॉन इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता तो उस वक्त तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर होता है, लेकिन यूं ही कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस जिसको हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, वो जब न्यूरॉन पे एक्ट करता है तो फिर न्यूरॉन जो है वो इंपल्स कंडक्ट करने लग पड़ता है। तो याद रखें कि जब न्यूरॉन इंपल्स कंडक्ट कर रहा होता है या न्यूरॉन का वो पार्ट इंपल्स कंडक्ट करता है तो उस वक्त जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं एएमपी यानी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस वक्त न्यूरॉन के उस हिस्से को हम या उस पार्ट को डीपोलराइज स्टेट कहते हैं। जैसे रेस्टिंग में वो पोलराइज था, तो अब चूंकि चार्ज रिवर्ट होंगे तो इसलिए उसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड। और उस वक्त जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अटेन होती है वो हमारे पास होती है +50 मिलीवोल्ट या +0.05 वोल्ट। ये वो वोल्टेज होती है जिस पे न्यूरॉन का वो पर्टिकुलर पार्ट इंपल्स कंडक्ट करने के काबिल हो जाता है। तो लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म कि अब जब कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस विच इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है ये वो स्टिमुलस होता है जो कि एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। यानी एक न्यूरॉन जब इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता तो फिर जब वहां पे स्टिमुलस एक्ट करता है और वो न्यूरॉन इंपल्स कंडक्ट करने लग पड़ता है तो उस स्टिमुलस को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के एक्ट करते ही न्यूरॉन में ऐसा क्या होता है कि चार्ज जो है वो रिवर्ट हो जाता है। याद रखें कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं they will not move across the membrane, whether the membrane potential is resting or whether it is action membrane potential. Negative charges will not move across the membrane, they will remain fixed. Only the positive charges will move. Now look here कि होगा क्या। यहाँ पर ये होता है कि जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक्ट करता है तो सोडियम गेट्स, नाउ सोडियम चैनल्स या सोडियम गेट्स जो हैं दे विल बी ओपन, ये ओपन हो जाएंगे और इनके ओपन होते ही सोडियम्स जो हैं दे विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये चूंकि वैसे भी जो सोडियम आयंस होते हैं यू नो दैट कि वो लो कंसंट्रेशन में होते हैं इनसाइड, तो दैट इज व्हाई सोडियम आयन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन दे विल मूव
तेजी के साथ वो अंदर की तरफ मूव करेंगे, और ऑन द अदर हैंड दिस सोडियम पोटाशियम पंप इट विल नॉट वर्क एंड दीज पोटाशियम चैनल्स विल आल्सो नॉट वर्क। तो अल्टीमेटली क्या होगा, पोटाशियम आयंस तो ऑलरेडी 30 टाइम्स अंदर हाई कंसंट्रेशन के अंदर होते हैं, वेयर एज जो सोडियम्स थे वो भी अंदर की तरफ मूव करते हैं। तो सोडियम भी पॉजिटिव चार्ज है और पोटाशियम पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनसाइड जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल बी कंसंट्रेटेड इन हाई कंसंट्रेशन। तो वी विल सी दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस नेगेटिव आयंस तो अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, लेकिन जो सोडियम आयंस हैं दे मूव्ड इनसाइड इन मोर कंसंट्रेशन, पोटाशियम इज आल्सो already in high concentration inside। तो ultimately जो inside है it will become more positively charged than outside and we will term it the state which is called as action membrane potential। और इस टाइम पे न्यूरॉन का ये पर्टिकुलर पार्ट जो है it will conduct nerve impulse, ये जो है ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेगा इस पॉइंट पे आके, जब उसकी अंदर की साइड ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी एज कंपेयर टू आउटर साइड। और वो क्यों होगा कि पोटेशियम आयंस जो हैं, सोडियम आयंस दे विल मूव इनसाइड एंड ड्यू टू द क्लोज चैनल्स ऑफ पोटेशियम ये पोटेशियम बाहर नहीं जा सकेंगे। तो पोटेशियम इज ऑलरेडी हाई, सोडियम भी अंदर आ चुका है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कंसंट्रेट हो गया है एज कंपेयर टू आउटसाइड। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और डीपोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन। सो दिस इज हाउ दैट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और फिर ये चूंकि स्टेट ऑलमोस्ट 1 मिलीसेकंड्स के लिए मेंटेन रहती है, ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, उसके बाद क्या होता है कि ये गेट्स क्लोज हो जाते हैं, सोडियम गेट्स, मजीद जो है सोडियम आयंस अंदर की तरफ नहीं आ सकते और पोटेशियम आयन जो पोटेशियम चैनल है ये खुल जाता है और पोटेशियम आयंस आउटसाइड लीक होने लग पड़ते हैं। एंड देन मीनवाइल जो पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप है ये भी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है। तो वो न्यूरॉन का पार्ट जो रेस्टिंग से एक्शन में शिफ्ट हुआ था वो दोबारा फिर रेस्टिंग में वापस आने लग पड़ता है। यूं इंपल्स उस जगह से फायर होके नेक्स्ट पार्ट पे जा चुकी होती है। पिछला पार्ट जो रेस्टिंग पे था वो एक्शन पे आया, फिर दोबारा वो रेस्टिंग पे चला जाएगा, फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक्शन पे चला जाएगा, फिर वो रेस्टिंग पे आ जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट पार्ट एक्शन पे चला जाएगा। यूं आप देखो कि जो न्यूरॉन है वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इंपल्स को शिफ्ट करता जाएगा और यूं इंपल्स अक्रॉस द लेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन ट्रेवल करती जाएगी और फिर वो अल्टीमेटली न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक डिलीवर हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो फिर एक्शन में कन्वर्ट हुआ, फिर एक्शन दोबारा रेस्टिंग में कन्वर्ट होता है। तो उसका हम जो ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम देखते हैं अभी। ओके, अब हम इस ग्राफ को देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि किस तरह जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग से एक्शन में कन्वर्ट होता है, फिर दोबारा वो रिकवर होता है। तो देखें जब पॉजिटिव आयंस बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मूव करते हैं, यानी शुरू में ये जो वो स्टेट है जब बाहर की सरफेस जो है मेम्ब्रेन की ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, तो दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब आयंस अंदर की तरफ आना शुरू कर देते हैं सोडियम आयंस, तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये राइज होना शुरू हो जाता है और ये राइज होते होते इस एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज द +50 मिलीवोल्ट उसकी वैल्यू को टच करता है और यहाँ पर इम्पल्स फायर होती है। इस स्टेट को हम बोलते हैं depolarization state when the membrane potential is rising from resting to action membrane potential, and when the impulse is fired then that part again regain its resting membrane potential। कैसे
उसका एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब उसी पार्ट का जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा और उस पोर्शन को बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम रीपोलराइजेशन। क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोलराइज था, जब वो डिस्टर्ब हुआ एक्शन में कन्वर्ट हुआ डीपोलराइज होगा, और फिर जब दोबारा वो अपनी स्टेट को गेन करेगा तो इसलिए उसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। अब इस दौरान जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल डाउन हो रहा होता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो नॉर्मल लिमिट से भी नीचे चला जाता है और उस स्टेट को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। दिस इज द हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट इसलिए अचीव होती है कि जो पोटाशियम गेट्स होते हैं वो जब ओपन होते हैं और पोटाशियम आयंस बाहर जा रहे होते हैं तो उनके क्लोज होने में थोड़ा डिले हो जाता है। तो पोटाशियम आयंस जो होते हैं ना वो उस रिक्वायर्ड लिमिट से ज्यादा बाहर चले जाते हैं जिस रिक्वायर्ड लिमिट पे उनको बाहर जाना चाहिए। तो इस वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कंसंट्रेट तो हो जाता है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेट से भी ज्यादा होता है बाहर पॉजिटिव। इसी वजह से ये वैल्यू काफी डाउन हो जाती है। फिर दोबारा पोटाशियम आयंस जो है वो मूव करते हैं इनवर्ड टू गेन नॉर्मल कंसंट्रेशन और वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा रीअचीव होता है। तो ये जो स्टेट होती है जिसमें हाइपर पोलराइजेशन के बाद दोबारा हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होता है, वो होता है पीरियड, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में न्यूरॉन अपना ओरिजिनल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज द -70 मिलीवोल्ट अचीव करता है और फिर वो नेक्स्ट इंपल्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। इस तरह न्यूरॉन के एक पार्ट का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था जब वो एक्शन में कन्वर्ट हुआ तो फिर दोबारा वहां रेस्टिंग हो जाएगी पोटेंशियल, फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो रेस्टिंग से एक्शन में जाएगा, फिर वो दोबारा रेस्टिंग में, फिर इस तरह जो इम्पल्स है वो न्यूरॉन में मूव करेगी फ्रॉम इट्स वन पार्ट टू अनदर पार्ट। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको नर्व इम्पल्स और उसका जो मैकेनिज्म है रेस्टिंग का भी और एक्शन का भी वो बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड दैट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।